हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों इससे पहले की वीडियो में हमने कृष्णा सोबती जी के बारे में पढ़ा था, उनके बारे में जाना था और उन्होंने किस तरह का साहित्य लिखा, किस विषय पे लिखा, उस बारे में हमने जाना था। तो अब हम बात करते हैं उनकी लिखी हुई मियाँ नसीरुद्दीन जी के बारे में, जो कि क्या है, शब्द चित्र है उनका लिखा हुआ मियाँ नसीरुद्दीन। तो देखो बच्चों, साहबो उस दिन अपना मटिया महल की तरफ से नए गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नान भाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। तो मसीहा किसे कहते हैं? अग्रणीय व्यक्ति जो अपने काम में क्या हो, दक्ष हो, श्रेष्ठ हो, अपने काम को कुशलता से करता हो, उसे कहते हैं मसीहा। नान भाई कौन है यहाँ पे? नान भाई कहते हैं विभिन्न प्रकार की जो रोटी बनाने का जिन्हें अभ्यास होता है या जो रोटी बनाने का जो काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नान भाई कहते हैं। यहाँ एक शब्द है लुत्फ, यानी आनंद उठाना। तो यहाँ जो लेखिका है वो क्या कह रही है कि अगर मैं उस दिन उस मटिया महल की तरफ से नहीं गुजरती तो मैं क्या है, ऐसे व्यक्ति को नहीं पहचान पाती या मुझे नहीं पता चलता कि विभिन्न प्रकार की रोटी बनाने में माहिर यानी नान भाइयाँ कि मसीहा कौन है, नसीरुद्दीन को, उनके बारे में मैं नहीं जान पाती। हुआ यह है कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गडैया मोहल्ले की ओर निकल गए। तो यहाँ लेखिका बता रही है वो किस तरफ जा रहे हैं, जामा मस्जिद की ओर जा रहे हैं। एक निहात मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सुनते देख ठिठके यानी हम रुक गए थोड़ी देर के लिए। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नान भाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। तो उसने देखा भी इतना सारा आटा है तो यहाँ पे लोग क्या सेवइयाँ बनाते होंगे, लेकिन बाद में उसे पता चला ये तो किसकी दुकान है, नान भाई बनाने की मशहूर जो नसीरुद्दीन है उनकी दुकान है। मियाँ मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए, यानी एक तो अपने सिंपल तवा रोटी बनाते हैं, लेकिन जो नान भाई होते हैं वो क्या करते हैं, 56 अलग अलग तरह से रोटी बना सकते हैं। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काया भोलापन यानी आंखों में चालाक या चतुरपन जो होता है उसे कहते हैं, और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। ये क्या होता है कि मस्तक पर उनके देखने पे ही जो तेवर दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि ये तो अपने जो कला है उसमें क्या है, उस्ताद है। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई और फरमाइए, और जैसे ही उन्होंने हमें देखा, हमें यानी लेखिका को देखा, तो उन्हें लगा कि कोई ग्राहक आया है, तो उन्होंने उनसे पूछा कि फरमाइए। झिझक से मैंने कहा कि आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया, यानी उन्हें ऐसे सिर उठाया जैसे उन्हें लगा हो भी हाँ पता नहीं कौन हो सकता है जो मुझसे सवाल जवाब करना चाहता है। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। तो उसने सोचा भी पता नहीं क्या पूछेगा, उससे अच्छा यह है कि मैं आपसे पूछ लूँ कि आप मुझसे क्या पूछने वाले हो। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाते हुए पूछा कि आप मुझसे पूछना क्या चाहते हो। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबारनवीस तो नहीं। अखबारनवीस क्या होते हैं? पत्रकार को कहते हैं, यानी जो अखबार में खबर छापने के लिए जो खबर खोजते हैं वो क्या है, पत्रकार कहलाते हैं। तो अखबारनवीस यानी कहीं तुम पत्रकार तो नहीं हो। यह तो खोजियों की खुराफत है, यानी जो पत्रकार होते हैं वो तो क्या करते हैं, खोजियों यानी किसी भी खबर की खोज के लिए कोई भी शरारत कर सकते हैं, यानी अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए वो किसी भी तरह का रास्ता अपना लेते हैं। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। तो यहाँ पे जो नसीरुद्दीन है वो कह रहे हैं कि कहीं आप पत्रकार तो नहीं हो, अगर आप पत्रकार हो तो मैं तो क्या है, पत्रकारों को निठल्ला यानी बिल्कुल ही बेकार समझता हूँ। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। यानी आपने यहाँ तक आने की जो परेशानी उठाई है, यानी आप यहाँ तक आई हो, मुझ तक पहुँचा हो, तो पूछो कि आप मुझसे क्या पूछना चाहती हो। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियां पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। इल्म यानी जो कला है, विभिन्न प्रकार की यानी 56 प्रकार की जो रोटियां बनाने की कला है, ये आपने कहाँ से सीखी।
मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, यानी जो अपनी नज़र थी वो केस पे लगाई, उस लेखिका की ओर देखा। फिर तरेर कर बोले, यानी फिर घूर कर, यानी गुस्से से और थोड़ा सा घूर कर देख कर बोले, क्या मतलब, यानी तुम कहना क्या चाहते हो? पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएंगे या नगीना साज के पास? तो उन्होंने कहा कि आप ये बताओ लेखिका साहिबा कि कोई नान बाई की जो कला है इसको सीखने के लिए कहाँ जाएगा? नान बाई यानी विभिन्न प्रकार की रोटी बनाने की जो कला है, इसको सीखने के लिए कोई कहाँ जाएगा? क्या नगीना साज के पास, यानी जो क्या है नगीना जड़ने का काम करते हैं उसके पास जाएगा? क्या आईना साज के पास, यानी जो नाई का काम करता है उसके पास जाके? क्या मीना साज, यानी जो मीनाकारी का काम करता है? या रफूकर, रंगरेज या तेली तबेली से सीखने जाएगा? रफूकर यानी रफू करने वाला जो दर्जी होता है, रंगरेज यानी किसी भी कपड़े को रंगने वाला, तेली तमोली यानी पान बेचने वाला। तो यहाँ पर जो है मियाँ नसरुद्दीन घूर कर और गुस्से में उसको जवाब दे रहा है कि अगर नानबाई का कला सीखनी है तो मैं क्या कोई नगीना जड़ने वाले के पास या मीनाकारी जड़ने वाले के पास या नाई के पास, दर्जी के पास या रंगरेज के पास या पान बेचने के पास थोड़ी सीखने जाऊँगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा ख़ानदानी पैसा ठहरा। आपने भी ये क्या कह दिया, ये तो हमारा क्या है ख़ानदानी इल्म, ख़ानदानी पेशा है, यानी मेरे बाप दादा भी क्या है यही काम किया करते थे। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही, यानी अगर आप कुछ बात पूछना भी चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी मैंने कला सीखी है किससे सीखी है, अपने पिता या गुरु से ही सीखी है, यानी वो अपने पिता को ही अपना गुरु मानते हैं। मतलब यह है कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, यानी किसी भी काम को अपनाएंगे या अपनाने की कोशिश करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। तो यहाँ नसरुद्दीन जी कहते हैं कि ये जो मैंने कला सीखी है अपने बाप दादा से ही सीखी है, और जैसे ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई तो मैं उनके ठिये यानी उनके स्थान पर आकर बैठ गया। आपके वालिद, तो यहाँ लेखिका ने पूछा कि आपके पिता? मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया, यानी जैसे उनसे उनके पिता के बारे में पूछा गया तो अचानक से तो वो क्या है किसी गहरी सोच में डूब गए, और फिर उन्होंने सिर हिलाकर कहा कि आंखों के आगे चेहरा, यानी फिर से उनके पिता का जो चेहरा है वो उनकी आंखों के आगे आ गया। हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गडैया वाले के नाम से। तो उन्होंने बताया कि वो भी क्या थे, नानबाई थे, और मशहूर थे किस नाम से, गडैया वाले के नाम से। और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन, यानी वो भी क्या थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो, यानी नसीहत यानी शिक्षा, उन्होंने क्या आपको शिक्षा दी, क्या आपको वो कोई याद है? बजा फरमाया, पर यह तो बताइए कि जब हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। तो यहाँ लेखिका ने पूछा कि हाँ कोई तो नसीहत या शिक्षा दी होगी। बजा फरमाया यानी ठीक कहा, यानी आपने ठीक कहा, लेकिन फिर भी जब आपने ये काम करना शुरू किया नानबाई वाला तो उन्होंने कोई तो आपको सीख दी होगी। नसरुद्दीन साहिब ने जल्दी 2-3 कस खींचे, किसके, वो बीड़ी पी रहे थे तो उन्होंने उसके कस खींचे। फिर गला साफ किया और बड़े ही अंदाज में बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कहे अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, कहे बे, बच्चा कहता है बे, कहे जिम, बच्चा कहता है जिम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है, यानी अपने शिष्य की ओर देखता है। तो यहाँ पर जो मियाँ नसरुद्दीन है वो क्या है, वो ये कहने की कोशिश करते हैं भी कोई भी शिक्षक बच्चे से क्या है रटवा सकता है, लेकिन उसे क्या है जो सीखना है वो क्या है बच्चे पर ही निर्भर करता है। तो उन्होंने उदाहरण दिया है यहाँ पर कि कोई बच्चा पढ़ने वाले उस्ताद के पास जाता है तो वो उसको पीछे पीछे रट्टा तो लगा सकता है, लेकिन जब तक वो उसे खुद कोशिश नहीं करेगा पढ़ने की, समझने की, तब तक वो उसे समझ नहीं सकता। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात। बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह न आना हुआ, पर क्यों?
तो यानी उन्होंने अपनी बात को तो लेखिका के साथ बीच में ही छोड़ दिया और वहाँ से गुजर रहे मीर साहिब से बात करने लगे कि आज सुबह आप आए क्यों नहीं। तो मीर साहिब ने सिर हिलाया और कहा कि मियाँ अभी लौट के आते हैं और बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम अभी किसी काम से जाके आ रहे हैं और आते वक्त आपको बताएंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। तो लेखिका ने बीच में उनसे पूछा कि आप पढ़ाई के संबंध में, बाबत यानी संबंध में कुछ कह रहे थे। इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। सुकरात यानी यूनानी दार्शनिक है, तो उन्होंने अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे कि वो क्या हो, यूनानी दार्शनिक हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा, मदरसा क्या होता है, जो मुस्लिम पाठशाला होती है उसे मदरसा कहते हैं। तो उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया कि आप सुनो कि अगर कोई बच्चा पाठशाला में जाता है, न कच्ची में बैठा, न बैठा हुआ है पक्की में, न दूसरी में और जा बैठा तीसरी में, हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। यानी जो कच्ची, पक्की और पहली है वो तो उन्होंने की नहीं, वो तो सीधा किस में जाके बैठ गया, तीसरी क्लास में। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानभाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या। तो यहाँ लेखिका कृष्णा ने सोचा कि हो सकता है कि जो इन तरह की बातें करें इनका कोई सार भी होगा, यानी इनका कोई मतलब ही निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो क्या है, बार बार लेखिका पर ही सवाल कर रहा था। तो लेखिका ने कहा कि यह बात तो मेरी समझ के बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते कौन है, मियाँ नसरुद्दीन। वो क्या है, खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था। लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। तो उन्हें भी यह पता चल गया कि लेखिका को उनकी बात समझ नहीं आ रही, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको इसका मतलब भी समझा देता हूँ। हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते। तो यहाँ जो नसरुद्दीन है वो कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने पिता के साथ यहाँ आकर बैठे और सबसे पहले क्या है, बर्तन धोना सीखा, फिर क्या है, भट्टी बनानी सीखी, यानी भट्टी को किस तरह से जलाते हैं और किस तरह से उसमें आँच को बढ़ाते या कम करते हैं। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किया कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, यानी शिक्षा की शिक्षा भी बड़ी चीज़ होती है। यानी अगर आप किसी कार्य को करना चाहते हैं तो आपको उसकी जो बेसिक जानकारियाँ हैं, जो निम्न स्तर की, या कह लो कि किसी को काम करने की जो शुरुआती जानकारियाँ हैं वो आपको होना ज़रूरी है। जैसे कि इन्होंने कहा कि नानबाई का काम सीखना, यानी विभिन्न तरह की रोटी बनाने का काम सीखना है, तो उससे पहले उनको क्या आना चाहिए, वहाँ के बर्तन साफ़ करने आने चाहिए, भट्टी जलाना आना चाहिए, उसमें आँच कितनी रखनी है ये सब पता होना चाहिए। सिर हिलाया है साहिब माना। उन्होंने पूछा कि हाँ साहिब, आप इस बात को मानते हो कि शिक्षा भी क्या है, शिक्षा की बड़ी ही चीज़ होती है। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए, हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। यानी हमने अगर ठेला नहीं लगाया होता तो आज हम यहाँ पर बैठे थोड़ी होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई है। तो यहाँ पे लेखिका ने सोचा कि इनकी बात को ख़त्म, खोमचे वाला क्या होता है, जो ठेला लगाकर अपना सामान बेचता है। तो उन्हें लगा कि यहाँ पे तो क्या है, बहुत सारे ऐसे नानबाई होंगे। तो उनसे पूछा कि यहाँ पर कोई और भी खानदानी नानबाई है या नहीं। मियाँ ने घूर के देखा, बहुत तेरे पर खानदानी नहीं। तो उन्होंने कहा भी ठेला तो बहुत सारे लोग लगाते हैं जो रोटियां सेकने का काम करते हैं, लेकिन जो खानदानी नानबाई है वो और नहीं है। दिमाग में चक्कर काट गई एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, अब नसरुद्दीन ने क्या है, पुरानी बातें बताना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अपने पिता दादा की बातें बताई। उन्होंने कहा कि एक समय था जब बादशाह ने उनसे पूछा था कि आप कोई अलग सी चीज़ हमें खिला सकते हो। तो उनके दादा या पिता ने बोला कि हुक्म कीजिए जहाँपना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने।
क्या उनसे बनी ऐसी कोई चीज़? तो लेखिका ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या उन्होंने ऐसी कोई चीज़ बनाई? क्यों ने बंती साहिब बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही भी। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ होगी। तो उन्होंने लेखिका ने पूछा भी ऐसा कौन सा पकवान है जो ना तो क्या है पानी से बनता है और ना ही आग से बनता है। मियाँ कुछ देर सोच में खो गई। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम न बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। यानी जो नानबाई है जिन्हें रोटी बनाने की कला आती है वो तो क्या करता है, कुएं के अंदर भी क्या है रोटी बना सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। यानी ये जो कहावत है कि कुएं में भी रोटी पकाना, ये किस पे है, हमारे बुजुर्गों के लिए ही कही गई है कि वो अपनी कला में इतने दक्ष है कि वो कहीं भी क्या है रोटियां बना सकते हैं। मज़ा लेने के लिए लेखिका ने टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि मियाँ ने तरेरा यानी गुस्से से उनकी ओर देखा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी थोड़ी पकती है। क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आंच से। तो यहाँ पे जो क्या है लेखिका ने जब पूछा कि ये कहावत में कितनी सच्चाई है, तो नसीरुद्दीन को क्या है गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या है गुस्से से उनसे पूछा कि आपने क्या है कहीं रोटी पकती देखी है? रोटी तो क्या है आंच से ही पकती है। अब लेखिका को सिर्फ हिलाना पड़ा और बोली कि आप ठीक फरमाते हो या ठीक ही कहते हो। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई, रूमाली लेने शाम को मंगवा लीजिए। तो उन्होंने क्या है मियाँ रहमत की ओर देखा और उनसे बात की और उनको कहा कि आज वह रूमाली क्या है रोटी का ही एक प्रकार है, रूमाली रोटी बनती है। तो आज वह लड़की क्या है रूमाली रोटी लेने नहीं आई, तो आप उसको शाम को भेज दीजिएगा। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। जहमत यानी कष्ट उठाना पड़ेगा। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। यानी जल्दी से उनमें क्या है जैसे ही बीड़ी सुलगाई तो उसकी जो नशा था उससे उसमें क्या है फुर्ती आ गई थी। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न लेवेंगे। उसमें भी क्या अब देर, 70 के हो चुके हो। यानी मियाँ ने क्या कहा कि अब 70 के हो चुके हो तो मैं तो बात ही पूछूंगा, जान थोड़ी ले लूँगा मैं किसी की। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले या ना मिले। तो फिर उन्होंने खुद से ही पूछा कि वालिद महरूम तो क्या थे कि कूच करना यानी मर गए थे। कब मरे थे? 80 साल की उम्र में। हमें इतनी उम्र नसीब होगी भी या नहीं। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन पाया तो कहा अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मजमून यानी इस मामले में और कुछ तो उनसे कहा नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो बुजुर्ग है क्या उन्होंने शाही रसोई खाने में भी काम किया है? मियाँ ने बेरुखी से टोका यानी बड़ी ही नाराज़गी से टोका कि वह बात तो पहले की हो चुकी है। यानी मैंने तो पहले ही बताया था कि बादशाह सलामत ने मेरे पिता से कहा था कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो कि आग से ना पके और ना ही पानी से। हो तो चुकी साहिब, पर यह जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। तो लेखिका ने उनसे पूछा कि कौन से बादशाह के सामने क्या है आगे काम किया करते थे। अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? बाल की खाल निकालना यानी ये भी क्या है एक कहावत है कि यानी छानबीन करना बहुत ज़्यादा। कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी है। यानी वो नाम बताना नहीं चाहते थे। हम किसी यानी हंसी हंसे यानी मजाक बनाने के लिए हंसे। मजाक में क्या है किसी पर हंसते हैं तो उस तरह से लेखिका को हंसी आ गई। है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। यानी उस समय हम क्या है ये सोच लेते भी आप सच कह रहे हो या नहीं। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसी मिलाते जनाब आप वक्त से। मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। यानी अब ना तो वो बादशाह रहे ना हमारे बुजुर्ग रहे, तो आप क्या है किसे मिलाते? वक्त से वक्त तो किसी ने मिलाया है आज तक।
खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं। दिल्ली के बादशाह कहना, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँपनाह बादशाह सलामत ही ना। कौन से? बहादुर शाह जफर की। मियाँ ने खींच कर यानी गुस्से में आकर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम, आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है। यानी अब उन्हें गुस्सा आ गया क्योंकि वो नाम बताना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि आप तो सीधा लिख लो कि दिल्ली के जहाँपनाह बादशाह के यहाँ काम किया करते थे। आपको कौन सी वहाँ चिट्ठी थोड़ी भेजनी है जो आपको पूरा पता चाहिए कि डाक खाने वाले के लिए सही नाम पता जरूरी है। यानी चिट्ठी भेजिए तब तो हमें पूरा पता चाहिए, लेकिन आपको तो ऐसा कुछ भी करना नहीं। हमें बीटर अपनी तरफ देखते पाया, यानी घूरते हुए हमने देखा कि वो हमारी तरफ कैसे देख रहे हैं, घूर कर देख रहे हैं। तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे वो बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। यानी जल्दी से भट्टी सुलगाओ, रोटी बनाएं और अपने काम को निपटे यानी समाप्त करें। यह है बब्बन मियाँ कौन है साहिब? अब लेखिका ने बात को काट के पूछा कि ये बब्बन मियाँ जिसे आप बुला रहे हो यह कौन है? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो, अपने कारीगर और कौन होंगे, यानी मेरे यहाँ जो आदमी रखा हुआ है वही है। मन में आया कि पूछ लें कि आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का कोई फैसला, यानी यह विषय छेड़ने का मेरा कोई भी मन नहीं था कि मैं ऐसे पूछ पाऊँ कि आपका कोई बेटा या बेटी है। इतना ही कहा कि ये जो कारीगर लोग हैं, कौन कारीगर? जो उन्होंने नाम लगाया था बब्बन, कि ये आपका सारगिदी यानी कोई शिष्य है क्या? खाली सारगिदी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। यानी ये जो है सर शिष्य नहीं है, ये क्या है? मेरा कारीगर है, जिसे मैं क्या देता हूँ? मजूरी देता हूँ, यानी जितना काम करता है उतने पैसे देता हूँ। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती है? तो उन्होंने पूछा, अभी रोटी तो आप 56 तरह की बना लेते हो, तो आपकी भट्टी पर कौन सी तरह की रोटियाँ पकती हैं? मियाँ को भी इस मजमून यानी इस विषय में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने छुटकारा पाने के लिए बोलना शुरू किया। बाकर खानी, शिरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेवान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर देखा, इन गुस्से में हमें फिर से देखा। तुनकी पापड़ से भी ज़्यादा महीन होता है, यानी जो तुनकी रोटी का एक प्रकार है वो कितना पतला होता है? पापड़ से भी ज़्यादा पतला होता है। किसी दिन खिलाएंगे आपको। तो नसरुद्दीन ने कहा कि हम आपको क्या है किसी दिन बनाकर खिलाएंगे। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने, यानी वो जमाना तो अब चला ही गया, और गए वे लोग कदरदान, यानी खाने की कदर करने वाले। और वो खाना खाने के बाद ऐसे कहा करते थे कि हाँ बहुत अच्छा खाना मिला है, बहुत अच्छा आप खाना बनाते हो, या उनकी तारीफ में क्या है 2 शब्द कहते थे। मियाँ अब तो क्या है, ऐसे लोग रहे नहीं। मियाँ अब क्या रखा है? निकाली तंदूर से निकली और हजम, यानी अब तो ऐसे लोग हैं जिन्हें क्या है हम रोटी बनाकर खिलाते हैं, उन्होंने खाई और हजम की और चल दिए। यानी उन्हें कोई मतलब नहीं है रोटी बनाने वाले से, नानवाई से, ना ही वो कोई जानना चाहते हैं। तो इसमें जो आपने ये देखा शब्द चित्र जो है, इसके अंदर जो लेखिका है वो बताना क्या चाहती है। उन्होंने बस एक चलते फिरते ऐसे ही किसी नानबाई से बात की, तो उन्होंने उनसे पूछने की कोशिश की भी आपने ये जो कला सीखी वो कैसे सीखी? तो उसने कहा कि ये कला क्या है, मैंने किसी पाठशाला में जाके नहीं सीखी, या ऐसे कोई सीख भी नहीं सकता। यानी खुद के अभ्यास से ही हम काम कर सकते हैं। यानी सीखने का असली हुनर क्या होता है? यही होता है कि करके सीखना। मैंने इस काम को करने के लिए मैं यहाँ अपने ठेले पे आके बैठा, मैंने देखा भी किस तरह से पापा या दादा काम करते हैं, उनको करके देखता, उनको देख देख के मैं क्या सीखा हूँ। इसे क्या है इस तरह से सीखा जाता है, ना कि किसी पाठशाला में जाकर।